हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना जो ट्वेल्थ क्लास में टॉपिक चल रहा था वो था ऑक्सीडेशन स्टेट। और अपन आ गए थे सीरियम के बाद। सीरियम के लिए मैं बता रहा था कि भाई सीरियम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3 तो स्टेबल है ही है। +3 क्यों स्टेबल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम 6s सब सेल एंड 5d सब सेल्स। दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो +3 तो आएगा। लेकिन अगर 4f भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे +4। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी शो बाई सीरियम एलिमेंट। ये एक्सेप्शंस है कुछ, तो जो अपन को ध्यान रखना है +4 भी शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ अपन प्रीवियस पेज पे अगर आपको मालूम है तो अपन ने पहले बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक के अंदर कि भाई कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसके बेस पे बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही बताएंगे। अब यहाँ देखो भाई यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है? 4f7 5d0 और 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ जब इसको अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे 6s में से तो बाकी क्या बचा आपके 4f7। और अपन को मालूम है 4f7 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये यूरोपियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +3 तो है ही है इसके पास, इसके अलावा कौन सी कर सकता है? तो अपन कहते हैं यूरोपियम कौन सी स्टेट शो कर सकता है? +2 भी कर सकता है। और सीरियम कौन सी कर सकता है? +4 भी कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जहाँ स्टेबिलिटी आपको मिल रही है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यटरबियम पे आते हैं YB पे, और YB पे भी यही आ रहा है। ये भी अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +2 कर सकता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 जो डिपेंड करेगी वो करेगी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के बेस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आपके 14 आएगा, F14 F7 आएगा या F0 आएगा, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, अनदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होती है। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके प्रॉब्लम्स है या जो इसमें जो 5D और 4f के बीच में जो एनर्जी गैप कम है उसके बेस पे ये अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कौन कौन सी स्टेट शो करेगा? +2 +3 एंड +4, ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है नॉर्मली। तो नेक्स्ट पेज पे अपन ये लिखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ अपन बता रहे हैं कि ये तो है ही है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन अगर इसके अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दीज एलिमेंट जनरली shows +3 oxidation state on the basis of lanthanum element. Lanthanum element. सेकेंड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम 4f and 5d subcell due to less energy difference between the सबसेल। तो इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन किसी में भी निकल सकता है, किसी 4f या 5d में से भी रिमूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन state are found
found in few element due to the stability of F7 and F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुल मिला के हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। +2 और +4 भी शो कर सकता है। कौन सा एलिमेंट क्या करेगा ये भी लिख देते हैं। सीरियम सी सिंबल है, सोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यटरबियम YB एंड EU सोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इनकी स्टेबल कौन सी वाली है? +3। चाहे भले ही शो करो ये 4 और 2 शो कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल कौन सा वाला होगा? +3। और नेक्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हैं एट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and at +2 oxidation state element behave as reducing agent। तो ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये स्टेबल तो है नहीं। +4 वाला किस में जाएगा? +3 में खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और 2 वाला स्टेबल नहीं है, 2 वाला भी किस में जाएगा? +3 में जाना चाहेगा। तो +2 से +3 खुद का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो दूसरे को वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो +2 में ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा और +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और इसके बेस पे अपन ने ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो बता दिए। ये अपन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और कौन सी वाली ज़्यादा स्टेबल है और किस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल सकती है। ये चीज़ें अपन ने इसके अंदर बताई है टॉपिक के अंदर। अब जो अपन बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर वो है इनका केमिकल रिएक्टिविटी। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी जो है, हर एक एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अपन ने बताया कि एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो इनका एक रीज़न है कि मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को ये करेगा एक तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन सकते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर कोई भी एलिमेंट को रिड्यूस करने का काम ये कर सकते हैं, लेकिन खुद क्या होंगे? ये ऑक्सीडाइज होंगे। तो यहाँ अपन फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं these element have strong reducing character। तो रिड्यूसिंग करेक्टर शो करेंगे, लेकिन कैसे शो करेंगे? Ln जो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करता है, ये कोई एलिमेंट का नाम नहीं है, अपन ने बताया था। अब ये इनके पास में क्या होता है? Ln जो है वो +3 बन गया।
और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसने, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो देखो Ln का खुद का क्या हुआ यहाँ, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन, और लूज करने में स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो लूज ही करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि ये जिनॉन मतलब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में अगर कोई दूसरा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ एक रिड्यूसिंग करेक्टर शो कर रहा है, लेंथेनॉइड एलिमेंट जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करेक्टर शो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ अपन ने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आएगी। तो सेकंड जो टॉप पॉइंट है इसमें, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, किसके साथ करनी है, वाटर के साथ, तो Ln की जो रिएक्शंस अपन वाटर के साथ करेंगे H2O, तो हालांकि ये टॉपिक्स जो है शायद इसमें एग्ज़ाम में नहीं आए, लेकिन फिर भी अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई कैसे किसी की भी रिएक्शंस बनानी है और कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। तो Ln अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर Ln किसके साथ, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल की रिएक्शन जब वाटर से होती है वो हाइड्रोक्साइड बनता है, और कौन सी गैस लूज करता है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस लूज करेगा। बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ लगा देते हैं 2 लगाएंगे, यहाँ 6 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और वहाँ 3 लगाएंगे। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करके लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड नेचर, और हाइड्रोक्साइड जो है वो कौन सा करेक्टर शो करते हैं, बेसिक करेक्टर्स। तो ये बेसिक करेक्टर के होते हैं, साथ में एक गैस एलिमिनेट हो रही है वो है हाइड्रोजन गैस। थर्ड रिएक्शंस है हेलोजन के साथ, इनकी रिएक्शंस क्या होगी, हेलोजन के साथ, और हेलोजन क्या होता है X2। तो अपन को मालूम है Ln जब किससे रिएक्ट करेगा, X2 के साथ, 3X2 2Ln, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना है कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। तो Ln और X2 मिलके क्या बनाएगा, LnX3, और ये बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। अब यहाँ आपको एक रिएक्शंस बतानी है कि भाई कैसे हुई। तो यहाँ आप 3Cl2 ले लो और LnCl3, लेंथेनॉइड क्लोराइड बन गया। अब लेंथेनॉइड में ज़रूरी नहीं है Ln वर्ड आए, La भी आ सकता है, लेंथेनम भी आ सकता है, +3Cl2 करके क्या बनाएगा वो बताना आपको। लेंथेनॉइड क्लोराइड बनाना है, हैलाइड बनाना है। और ये हैलाइड जो होते हैं जनरली कोवलेंट करेक्टर्स के भी होते हैं क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस O2 के साथ। और ये भी मालूम है Ln जब किससे रिएक्ट करता है, O2 से, तो लेंथेनॉइड ऑक्साइड बनाएगा। उसका फॉर्मूला याद रखना, Ln2O3। Ln का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए, भले कैसे ही कर लो आप। तो यहाँ ये रिएक्शंस में बैलेंस करना है, 2 लगाएंगे और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ लगा देंगे 3 और ये लगा देंगे 4, ये बैलेंस हो गई। इसके अलावा कुछ एलिमेंट कुछ कंपाउंड और बनाते हैं, जैसे Ln जो है Ln2C या LnC2 कार्बाइड बना सकता है, Ln2S3 सल्फाइड बना सकता है, लेंथेनॉइड सल्फाइड, LnH3 हाइड्राइड बना सकता है, या LnH3 या LnH2 भी बना सकता है, डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे। इसमें +3 आएगा, हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ आता है तो आपको वहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, लेकिन अगर नॉन मेटल्स के साथ आता है तो वहाँ आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो ये जो कंपाउंड मैंने बनाए हैं लेंथेनम के, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के, ये कंपाउंड में सब में आपको जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। उसके बेस पे अपन इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को बताएंगे। तो ये लेंथेनॉइड के केमिकल रिएक्टिविटी है जिसमें अपन अलग अलग तरह के कंपाउंड या एलिमेंट बना रहे हैं, और जिसमें जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं एक्चुअल में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर लाइक मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी हाई होती है, और हाई रिएक्टिविटी के बेस पे अपन कहते हैं ये किसी से भी रिएक्ट कर सकते हैं। जनरली नॉन मेटल के साथ इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये
कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड बना सकते हैं, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे ये कंपाउंड बनाते हैं। तो ये अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया ये केमिकल रिएक्टिविटी का, जिसमें आपको यही ध्यान रखना है जिस लैंथेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये चीज़ अपन करते हैं इसके अंदर। टॉपिक का नाम ले लेते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसके बारे में अपन बताते हैं। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को बताने के साथ में अपन को ये कम से कम ये ध्यान होना चाहिए कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या चीज़ है। और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब है साइज को डिक्रीज करना। अब साइज कैसे डिक्रीज होगी और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये चीज़ अपन को समझनी है। तो लैंथेनॉइड एक्चुअल में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड पे क्वेश्चन आ रखा है, 2 बार आ रखा है इसमें कि व्हाट इज़ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो इसमें आप अभी भी आपको ध्यान रखना है कि लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर जब अपन लैंथेनम से लेके, ये लैंथेनम एलिमेंट, और लैंथेनम से लेके अगर अपन धीरे धीरे जाते हैं आगे और ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, तो देखो साइज में जब अपन कह रहे हैं रेगुलरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतना तो मैंने वेरिएशंस बताया है, लेकिन एक्चुअल में इनमें साइज में बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो लेफ़्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपन कौन सा कॉन्ट्रैक्शन नाम देंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। और ये किसके बेस पे बताएंगे कि ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या है। पहले तो इस टॉपिक को समझने से पहले अपन ने वही एक शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वापस समझाएंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो यहाँ लैंथेनॉइड सीरीज में लैंथेनम टू ल्यूटीशियम एटॉमिक और आयोनिक रेडिया इज कंटिन्यूसली डिक्रीज, दैट इज नॉन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन हुआ क्यों, रीजन समझते हैं। तो इसको समझने के लिए वापस अपन डायग्राम की तरफ आते हैं। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल और ये सिक्स्थ सेल। ये अपन ने सेल्स बना ली और सेल्स में यहाँ लिख देते हैं ये फर्स्ट सेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ सेल है। अब इस सेल के अंदर अगर अपन देखते हैं कि भाई यहाँ आएगा अपना 4f, यहाँ आएगा 5d और यहाँ आएगा 6s है। वैलेंस सेल तो कौन सा हो गया, 6s ही है। और 6s के अंदर थोड़ा सा अंदर होता है 5d और 4f। हालांकि 4f और 5d के बीच एनर्जी गैप बहुत कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है, इसलिए अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में प्रॉब्लम्स आती है। कहीं कहीं पे 4f की जगह 5d में भी एंटर कर जाता है और कभी कभार 5d की जगह 4f में चला जाता है। तो ये ऐसा होता है, होना तो ये चाहिए कि हमेशा 4f में ही जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में यहाँ एनर्जी गैप के कारण आ रहा है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4f में एंटर करेगा तो वो f ब्लॉक का एलिमेंट है, ये तो क्लियर है अपन को। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एंटर करते जाएंगे, थोड़ा अलग कलर से बताएंगे इसको, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एंटर करते जाएंगे तो धीरे धीरे कौन से सेल्स में एंटर कर रहे हैं, ये 2 सेल अंदर है। और नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अंदर वाले और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जब आपस में रिपेल करेंगे तो इस इफेक्ट को अपन कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट कहाँ से कहाँ होता है, देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 4f में, वैसे वैसे वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन अगर आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं या न्यूक्लियस का इफेक्ट वहाँ आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन तक जाने से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ये अपन ने उसमें भी बताया था डी ब्लॉक के अंदर, यहाँ वापस बता रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस का पावर वहाँ तक जब इफेक्ट हो रहा है 6s के इलेक्ट्रॉन तक,
उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्ट। अपन कहते हैं ये एलिमेंट नंबर आता है 57 पे, लेंथेनम। तो यहाँ 57 प्रोटॉन है। अब धीरे धीरे कहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है, 58 हो रहा है, 59 हो रहा है, 60, 61, 62, ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में एंटर कर रहा है, 4f। और 4f में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और ये न्यूक्लियस के एकदम पास में, 4f सेल न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट है। जैसे ही न्यूक्लियस के पास आएगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को वापस अपने पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपने पास क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने से धीरे धीरे यहाँ पर एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस रेगुलरली क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं, हल्का सा वेरिएशन आता जाएगा। अगर कंटिन्यूस वेरिएशन आएगा तो यहाँ पर 57 और वहाँ 71 के बीच अगर डिफरेंस देखेंगे साइज़ का, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन ये साइज में वेरिएशन कंटिन्यूसली चल रहा है, तो उस कंटिन्यूसली जो डिक्रीज हो रहा है साइज या एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन अपन ने क्या बताया यहाँ पे, ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट। और इस शील्डिंग इफेक्ट कम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, उसके कारण ये साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो इस पे अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम के थ्रू बताना है कैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और किस टाइप से साइज में रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, ये चीज़ अपन को क्लियर करनी है। और यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या इफेक्ट होगा वो अभी अपन बताएंगे। पहले इस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिखना क्या है वो लिख देते हैं। तो इनमें अपन को क्या लिखना है, इन लेंथेनॉइड एलिमेंट, इन लेंथेनॉइड एलिमेंट last electron entered in 4f subcell entered in 4f subcell which is nearest to the nucleus, so poor shielding effect are found and high effective nuclear charge, Z effect, are found so atomic or ionic radius of lanthanoid elements are regularly decrease that is known as lanthanoid contraction। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रही है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है।
इसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन कितने सेल अंदर एंटर कर रहा है, 2 सेल्स अंदर वाले में एंटर कर रहा है, 4f में एंटर कर रहा है, और 4f जो है वो किसके नियरेस्ट है, न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट पूरा हो रहा है, जिससे साइज एटॉमिक और आयोनिक साइज को रेगुलरली क्या मिल रहा है, डिक्रीज। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो क्वेश्चन अगर आए आपके पास व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या होंगे वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं इसके अंदर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये चीज़ अपन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन size of 4D and 5D elements are same. Elements are same. अपन ने ये 4D और 5D जो है डी ब्लॉक के अंदर बताया था। 3D से 4D तक जाते हैं तो साइज बढ़ती है क्योंकि सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन 4D से 5D तक जाते हैं तो सेल साइज वही सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है अपन को, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, और इसके कारण यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 4D एंड 5D सब सेल्स हैव सिमिलर इन साइज या सिमिलर इन शेप और सिमिलर इन रेडियस, ये चीज़ लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे कि अगर अपन इनका देखते हैं कि लेंथेनॉइड जो है वो यहाँ पर साइज में डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या जो कोई कंपाउंड बनाएंगे उनका नेचर भी क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो हाइड्रोक्साइड पे आते हैं। फ्रॉम lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide, basic nature of hydroxide decrease. La lanthanum hydroxide is more basic than lutetium hydroxide. लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर ज़्यादा है ल्यूटीशियम के। इसका रीज़न क्या है, देखो ये लैंथेनम है बड़ा साइज वाला और ये ल्यूटीशियम है। अब इसके साथ में भी OH वगैरह ग्रुप लगे हुए हैं, तो हर एक के साथ OH ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। इसमें भी 3 है, लेकिन जितना साइज एटम का बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ से कौन सा OH आयन मिक्स रिलीज हो जाएगा, ये इजीली OH आयन को रिलीज कर देगा। और इसमें आयोनिक नेचर भी ज़्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का नेचर जो है वो सबका अलग अलग होगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो डिपेंड करता है वो साइज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से OH लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड इजीली रिलीज होगा, OH आयन ज़्यादा देगा, और ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा कम देगा। क्यों, ये साइज पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा अगर कोई कैटायन का साइज होता है वो उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज कर सकता है। अगर छोटा कैटायन है तो वो OH आयन को अपने पास पकड़ के रखता है, या इनके बीच में अट्रैक्शंस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। लेकिन लैंथेनम का साइज बड़ा है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स या आयंस को लूज कर सकता है। तो इनका हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है और ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या है, लेस बेसिक है। तो ये चीज़ अपन ने हाइड्रोक्साइड के बारे में बता दी।
अब इसके बारे में तीसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, इनको जनरली सेपरेट तो नहीं कर सकते अपन क्योंकि साइज में बहुत कम वेरिएशंस है। अपन ने कहा लेंथनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो साइज में वेरिएशन दिखता है, लेकिन लेंथनम के आगे अगर सीरियम की अगर जाते हैं तो लेंथनम और सीरियम के बीच में साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो नियरेस्ट जो एलिमेंट होते हैं उनकी साइज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन एक एलिमेंट से जब लास्ट एलिमेंट की जाते हैं तो साइज में ज़्यादा वेरिएशन है। तो these elements cannot be separated on the basis of size, but for the complex formation, ionic nature and covalent nature, they can be separated out. तो इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कौन से नेचर के बेस पे? इनका आयोनिक नेचर या इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के नेचर के बेस पे। ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन in size, these element cannot be separated. But the nature of complex formation and ionic characters are different. Ionic character are different, so they can separate. आयनिक करेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या जो भी कंपाउंड बनाएंगे उनके नेचर पे ये इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन साइज के बेस पे इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि जो नियरेस्ट एलिमेंट होते हैं साइज में इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएगा। तो ये अपन ने जो 2-3-4 इफेक्ट बताए हैं वो किसके हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के इफेक्ट को आपको वापस ध्यान दो इस पे कि यहाँ पे 4F 4D और 5D एलिमेंट की साइज लगभग सेम क्यों होती है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। और यहाँ हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक नेचर में डिफरेंस क्यों मिलेगा? इट इज़ डिपेंड ऑन साइज। लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड बड़ा होता है, साइज ह्यूज होती है, हाइड्रोक्साइड OH आयन को इजीली रिलीज करेगा। इट इज़ मोर बेसिक देन ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, बट स्मॉल वेरिएशंस इन द साइज आर फाउंड, so these elements cannot be separated out on the basis of size, but the complex formation and the ionic character and different characters are different in each element, so they can be separated out. हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़ी सी अलग होती है जिससे अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, बाकी इनको सेपरेट करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो आज की क्लास में जो अपन ने बताया टॉपिक्स जो करवाए हैं वो लेंथेनॉइड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अपन ने करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जो करेंगे वो इनके यूजेज बता देंगे और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स बता देंगे। तो लास्ट क्लास होगी जो अपने कल होगी उसमें अपन बताएंगे कि भाई इनका यूजेज क्या होगा और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्या है और एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड के बीच में डिफरेंस क्या है। ये चीज़ें अपन कल करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके, थैंक यू बच्चों।